गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सुपर कंडक्टिविटी। अगर ये जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग देखें तो सुपर और स्पेस कंडक्टिविटी। अब हमको ऑलरेडी पता है कि कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी दैट मीन्स कि अगर मान लो कोई भी मटेरियल है वो अलाउ करता है पैसेज ऑफ हीट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इनके पैसेज को अलाउ करता है, देन द मटेरियल इज नोन एज कंडक्टिव मटेरियल। और ये जो प्रॉपर्टी है उसकी जो प्रॉपर्टी अलाउ करती है मूवमेंट को, उसको हम लोग कंडक्टिविटी में बोलते हैं। अब सुपर दैट मीन्स एक्स्ट्रा, जो बहुत ज़्यादा हो गई। तो कंडक्टिविटी जिस केस में बहुत ज़्यादा हो गई, इस चीज़ से कुछ लेना देना है इस जो टॉपिक है इस टॉपिक का। तो अगर सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो सबसे पहले इमेजिन करो कि अगर मान लो हमारा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आ रहा है, या सडनली या ड्रास्टिकली जो है उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ट्रेन जो है वो सुपरसोनिक स्पीड्स पे चल रही हैं बिना किसी इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंजम्पशन के, या बहुत बड़े बड़े आयरन लोड जो हैं वो लिफ्ट करने हैं बहुत मिनिमम एफर्ट के बड़ी बड़ी स्टील इंडस्ट्रीज़ में, या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जो सुपर कंडक्टिविटी है पॉसिबल हो जाएगी रूम टेम्परेचर पे। तो इन सारे ड्रीम्स को पॉसिबल करने के लिए हमको जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट इज़ सुपर कंडक्टिविटी को हम लोगों को समझना पड़ेगा। अब कंडक्टिविटी देखें तो कंडक्टिविटी दैट मीन्स कि पैसेज अलाउ करता है पैसेज ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को। अब पैसेज में इलेक्ट्रिसिटी कम कहाँ आती है, जहाँ उसमें रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे कई जगह क्या है, मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी भी होती है कि वो फ्लो को रेजिस्ट करता है, भले वो कंडक्टिंग मटेरियल हो बट स्टिल वहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है हर एक मटेरियल का। या विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ये सारे के सारे फैक्टर जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी स्लाइट डिफरेंट फ्रॉम दीज प्रॉपर्टीज। अब सबसे मोस्ट अनयूजुअल या इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो है सॉलिड की या सर्टेन मटेरियल से अलॉय की कि वो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी शो करता है। दैट मीन्स इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब उनको कूल किया जाता है सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पे। और ये जो फिनोमेना है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी की टू जीरो, इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। हम बोल सकते हैं सुपर कंडक्टिविटी इज अ फिनोमेना in certain materials at extremely low temperature characterized by exactly zero electrical resistance, और उसमें क्या है इंटीरियर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सक्लूजन रहता है, वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये जो फिनोमिना क्या है, सिर्फ और सिर्फ लूजिंग द रेजिस्टिविटी एब्सोल्युटली जब एक सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पे मटेरियल को कूल डाउन किया जाता है, दैट इज सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिविटी सबसे पहले जो है जो डिस्कवर हुई थी तो उसमें देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो जीरो हो जाता है एट एब्सोल्यूट जीरो। बट बाद में ये देखा गया कि कुछ मटेरियल में जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो जीरो होता है जब उनको कूल किया जाता है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे। ये जो मटेरियल है जिन मटेरियल में ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिबिट होती है, दोज टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स, दोज आर नोन एज सुपर कंडक्टर्स। ठीक है। अब अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सुपर कंडक्टिविटी सबसे पहले मर्क्यूरी मटेरियल में फाइंड की गई थी बाय द प्रोफेसर हेके कामरिंगन ओन्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लेडन इन द ईयर 1911 में। वो क्या कर रहा था, वो ये देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है किसी भी मेटल का वो दो कंपोनेंट से अराइज होता है। पहला कंपोनेंट ये क्या है, ये है कि स्कैटरिंग ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बाय थर्मल वाइब्रेशन ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा रीज़न जो है रेजिस्टेंस का वो ड्यू टू देयर स्कैटरिंग बाय इम्प्योरिटीज़ इन द मेटल, कि उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो स्कैटरिंग होगी तो रेजिस्टेंस आएगा। दूसरा जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है थर्मल वाइब्रेशन की वजह से स्कैटरिंग होगी, उनकी वजह से। ये दो रीज़न थे। अब नेचुरली बात करें तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ करेगा टेम्परेचर के साथ। क्यों? क्योंकि थर्मल वाइब्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा थर्मल वाइब्रेशन डिक्रीज हुई और हेंस क्या होगा कि रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो इसलिए बोल सकते हैं जो स्कैटरिंग है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का वो भी रिड्यूस होगा और अल्टीमेटली मटेरियल का रेजिस्टेंस भी रिड्यूस होगा। और
वो वैनिश हो जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाए और एग्जैक्टली कहाँ पर 0 केल्विन पे आके वो पूरा का पूरा कम हो जाएगा। सेकेंड कंपोनेंट जो रेजिस्टेंस का है वो स्कैटरिंग ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है विद द इम्प्योरिटी। उसको ये बोला है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। मान लो अगर इम्प्योरिटी में कोई चेंज नहीं होता है, इम्प्योरिटी लेवल जो है वो ऑब्वियसली नो चेंज इन द इम्प्योरिटी लेवल विद अ डिक्रीज इन टेम्परेचर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सुपर कंडक्टिविटी 1911 में किया था एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर, मतलब बहुत लो टेम्परेचर पे विद द हेल्प ऑफ लिक्विड हीलियम एज रेफ्रिजरेंट। फिर 4.2 केल्विन में उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि एब्रप्टली डिसअपियर हो जाती है। सबसे पहले उनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन द ईयर 1913 में, और फिर 1913 में उन्होंने एक सुपर कंडक्टर निकाला था एट 7 केल्विन पे। और 1941 में नायोबियम नाइट्राइड जो है वो भी एक सुपर कंडक्टर बोला गया था एट 16 केल्विन। अब सबसे पहले 1911 में मर्क्यूरी में क्यों मिला था? क्योंकि मर्क्यूरी इसलिए चूज़ किया था टेस्ट के लिए क्योंकि हाई लेवल ऑफ प्योरिटी रहती है मर्क्यूरी में। कैसे रिपीटेड डिस्टिलेशन करके हम लोग उसमें प्योरिटी ले सकते हैं। जब ये देखा गया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मर्क्यूरी का बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम 4.2 केल्विन पे वॉज लेस देन 10⁻11 टाइम जो होता है इट्स वैल्यू अबव दैट टेम्परेचर, मतलब उस टेम्परेचर पे 10⁻11 टाइम्स कम हो जाती है। तो ये सोचा गया कि हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म कर सकते हैं हम लोग मर्क्यूरी के ऊपर। इन्वेस्टिगेशंस की गई, एक्सपेरिमेंट्स की गए और ये देखा गया कि जो रेजिस्टिविटी है डिक्रीज होने की क्या होता है कि डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, वो क्या हुआ, डिक्रीज होने के बजाय शार्पली डिसअपियर होगी एट 4.15 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे वो एग्जैक्टली डिसअपियर हो गई। तो अब क्या हुआ कि उसका बिहेवियर जो है प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी से भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्टेट ऑफ मर्क्यूरी हुआ उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। और इसको हम लोग, इस स्टेट को हम लोगों ने बोला था दैट स्टेट इज सुपर कंडक्टिंग स्टेट। फिर 2 साल बाद इन द ईयर 1913 में कामलिंग ओन्स को नोबेल प्राइज दिया गया उनकी इस डिस्कवरी के लिए। अब टेम्परेचर जो है जिस पे मेटल जो है कहाँ पर सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये बोल सकते हैं टेम्परेचर एट विच मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है एब्सोल्यूट 0 पे आ जाए उसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर TC बोलते हैं। दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर मटेरियल जो है उसको बोलते हैं मटेरियल गया सुपर कंडक्टिंग स्टेट पे, और उससे ऊपर जो है मटेरियल अपने नॉर्मल स्टेट पे रहता है। अब हम लोगों के पास फिगर है, फिगर में हम लोगों ने क्या देखा है, सिल्वर देखा है और सुपर कंडक्टिंग मटेरियल मर्क्यूरी देखा है। तो इन दोनों के लिए क्या देखा है कि ये दोनों स्टेट वर्सेस टेम्परेचर हम लोगों ने कर्व ड्रॉ किया। तो हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है नॉर्मल मेटल की डिक्रीज होती है स्टेडीली जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और रीचेज एट लो टेम्परेचर एट 0 केल्विन, लो टेम्परेचर पर पहुंचती है जिसको हम लोग रेजिडुअल रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 कर्व हैं। इन कर्व में ये देखें कि यहाँ पर जो है क्या देखा गया है कि ये जो दोनों के दोनों कर्व हैं, दोनों कर्व में हमने ये देखा कि जो हमारा पहला कर्व है उसमें मर्क्यूरी है, इस साइड में रेजिस्टेंस आ गया, ये टेम्परेचर आ गया, रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर कर्व है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ किया हम लोगों ने, फॉर एग्जांपल क्या टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं इस तरह से, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं तो 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर एब्रप्ट डिक्रीज़ होता है रेजिस्टिविटी में। दैट मीन्स इस पॉइंट से वो सीधा का सीधा 0 पे आ जाती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये बिहेवियर है मर्क्यूरी का। अब दूसरा जो कर्व है, दूसरे कर्व में हम ये देख सकते हैं कि दूसरे कर्व में
जो रेजिस्टिविटी वेरिएशन है विद टेम्परेचर फॉर नॉर्मल मेटल एंड सुपर कंडक्टर, अगर सिल्वर की बात करें तो अगेन सेम, दिस इज टेम्परेचर, दिस इज रेजिस्टिविटी। अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, विद डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती जाती है, और इस पॉइंट पे आके क्या होता है, वो मिनिमम वैल्यू है। इस पॉइंट के बाद अगर मैं डिक्रीज भी करता हूँ नॉर्मल मेटल का तो एक मिनिमम लेवल पे आके रुक जाती है फॉर द नॉर्मल मटेरियल। और अगर सुपर कंडक्टर की बात करूं तो सुपर कंडक्टर में क्या होता है, सुपर कंडक्टर में जाके वो शार्पली डिप आता है नीचे की तरफ, और ये जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे शार्पली डिप आया है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो ये जो था हमारा जो फिगर बी जो है उसमें क्या है, उसमें कंपैरिजन है नॉर्मल मेटल एंड सुपर कंडक्टर के बीच में, कि नॉर्मल मेटल जो है वो मिनिमम वैल्यू पे चला जाता है और सुपर कंडक्टर सीधा जीरो रेजिस्टिविटी पे चला जाता है। और अगर वैसे ही अगर हम लोग मर्क्यूरी को देखें तो मर्क्यूरी 4.2 केल्विन पे शार्पली जीरो रेजिस्टेंस पे डिप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। अब अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ सुपर कंडक्टिविटी की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि हम लोगों ने सक्सेसफुल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया मैकेनिज्म ऑफ सुपर कंडक्टिविटी का, और धीरे धीरे क्या है और ज़्यादा डेवलपमेंट हुए। सबसे पहला सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन था वो बार्डीन, कूपर एंड शेरिफर ने दिया था, तो इसीलिए BCS बोला जाता है उसको, तीनों के नाम पे दिया है, B बार्डीन, C फॉर कूपर एंड S फॉर शेरिफर, इसीलिए उसको BCS थ्योरी देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोपिक थ्योरी दी थी सुपर कंडक्टिविटी की 1957 में। क्या उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो सुपर कंडक्टिंग करंट जो होता है वो एज ए सुपर फ्लूइड ऑफ कूपर पेयर्स होता है। दैट मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इंटरेक्ट करते हैं थ्रू एक्सचेंज ऑफ फोनॉन्स, और उनको 1972 में उस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। तो उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया कैसे, पेयर ऑफ कूपर प्लेयर्स में, दैट मीन्स जो पार्शियल क्या बोलते हैं स्टेट है एग्जिस्टिंग बिटवीन टू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, जो कि अभी बताया मैंने कि फोटोन के एक्सचेंज से इंटरैक्ट करते हैं। अब हमको पता है कि कोलम फोर्स के अकॉर्डिंग दो जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी फ्री स्पेस में वो आपस में रिपेल करेंगे, बट सॉलिड स्टेट मैटर में जो फोर्स है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वो मॉडिफाई हो जाएगी बाय द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद क्रिस्टल लैटिस। अगर क्रिस्टल लैटिस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये चीज़ मॉडिफाई हो जाएगी। कुछ सब्सटेंस में ये जो लैटिस का इंटरेक्शन है वो इतना ज़्यादा होता है कि जो कोलम रिपल्सिव फोर्स है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन वो मॉडिफाई होकर अट्रैक्टिव फोर्स बन जाती है इन सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम लोग कूपर पेयर बोलते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स क्रिस्टल लैटिस के इंटरेक्शन की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स में कन्वर्ट हो गई। दैट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स बाइंडिंग होगी कुछ इलेक्ट्रॉन्स की, तो उन पेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कूपर पेयर्स बोलते हैं। अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन जो है उनको बाउंड होने के लिए या कूपर पेयर बनने के लिए उनको इक्विलिब्रियम में होना ज़रूरी है। दैट मीन्स कि कोई भी करंट जो है, नो करंट शुड बी फ्लोइंग बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए इनटू अ कूपर पेयर। ठीक है, और दे शुड बी हैविंग इक्वल बट ऑपोजिट मोमेंटम। अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करूं तो नॉर्मल मेटल्स में नॉर्मल इलेक्ट्रॉन वेव्स जो है उनको हम लोग डी ब्रुगली वेव बोलते हैं। अज्यूम करते हैं कि वो प्रोपेगेट करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन गैस जो है मेटल में, तो हम बोल सकते हैं कि जो सुपरपोजिशन ऑफ सेवरल सच डी ब्रुगलीज वेव्स, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बहुत सारी वेव्स हुई। तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन गैस है तो इलेक्ट्रॉन गैस में इन सारी वेव्स का सुपरपोजिशन हुआ। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये जो वेव जो है वो रैंडमली रिफ्लेक्ट होगी बाय द क्रिस्टल सरफेस और वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एडिशनल वेव कंपोनेंट आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और फाइनाइट करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एक आइडियल क्रिस्टल की बात करें जहाँ पर कोई भी इम्परफेक्शन नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होगी, दैट मीन्स इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होगी। बट रियल मेटल्स की बात करें
तो रियल मेटल्स में क्या होता है कि फोनोन जो है दैट मीन्स लैटिस वेव जो है या वाइब्रेशन जो है, और जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट दैट मीन्स इम्प्योरिटीज और वैकेंसीज जो है वो स्कैटरिंग सेंटर की तरह एक्ट करती है, डी ब्रूगलीज वेव। दैट मीन्स उनसे टकरा के वेव जो है स्कैटर हो जाती है और उससे कुछ रेजिस्टेंस आता है मटेरियल में। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फोनोन स्कैटरिंग जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, और लो टेम्परेचर पे स्कैटरिंग जो है वो डिफेक्ट्स की वजह से होता है। तो ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लो एक ऑर्डिनरी कंडक्टर है, तो जो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उस बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो प्रिंसिपल से गवर्न रहेगा। सर्टेन एनर्जी ही परमिटेड रहेगी, और कोई भी दो इलेक्ट्रॉन जो है दे कैन नॉट हैव द सेम स्टेट। इलेक्ट्रॉन जो है अगर मान लो उनकी एनर्जी सेम है बट मोमेंटा ऑपोजिट है, तो हमने कंसिडर किया कि एक वन डायमेंशनल सॉलिड है, दो इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी सेम है, और जो मोमेंटा है, मोमेंटा जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड का है बट ऑपोजिट साइन का है। तो दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट जा रहा है और दूसरा लेफ्ट जा रहा है। तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो जो एनर्जी लेवल जो है वो बॉटम से अपवर्ड की तरफ फिल होगा विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट ऑपोजिट मोमेंटम विद एनर्जी लेवल। इसलिए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग टू लेफ्ट एंड टू राइट प्रोड्यूस जीरो नेट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। एक लेफ्ट जा रहा है एक राइट जा रहा है, तो नेट इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट तो होगी नहीं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है सॉलिड में, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो मॉडिफाई हो जाएगी, वो एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो नेट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलेगी हमको, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है मोमेंटम में वो मान लो फॉर एग्जांपल राइट की तरफ डायरेक्ट हो जाएंगे, या तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे या राइट टू लेफ्ट हो जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन पोलैरिटी क्या है हमारे फील्ड की। तो उस वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जो है उनका मोमेंटम है राइट की तरफ, तो वो क्या करेंगे, ग्रेटर लेवल पे ऑक्यूपाई करेंगे देन इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट मोमेंटम टू द लेफ्ट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो फोनोन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कोलाइड कर सकता है। अब फोनोन मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द लैटिस वाइब्रेशन। बट फोनोन एनर्जी और जो कंडीशन जो है कोलिजन की इस तरह से होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है कोलिजन के बाद स्टिल हैव द वैल्यूज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ऐसा नहीं है कि एनर्जी उसकी लूज हो जाए पूरी की पूरी। तो जो फोनोन्स है इस मटेरियल में वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसलिए जब करंट फ्लो हो रहा है तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कोलिजन जो है फोनोन के साथ वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और नेट मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स का वो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो बताता है। तो ये जो इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन फोनोन कोलिजन का, वो एक्ट करता है रेजिस्टेंस टू फ्लो द करंट बाय मटेरियल, और टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट्स जिनका मोमेंटम जो है वो राइट की तरफ है टू द लोअर स्टेट विद द मोमेंटम टू लेफ्ट। तो जो प्रोसेस है तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि इक्विलिब्रियम जो है रीस्टोर ना हो जाए विद इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टू द राइट एंड लेफ्ट। इसलिए उस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। अब बार्डीन, कूपर एंड शेरिफर ने ये दिखाया था कि जो मैकेनिज्म ऑफ सुपर कंडक्टर है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो कि नॉर्मल कंडक्टिविटी में होता है। प्योर मेटल जो है और नॉर्मल प्योर मेटल्स में होता है, और वो क्या है, किससे एसोसिएटेड है, पेयरिंग ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इनटू कूपर पेयर, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन जो है अगर मान लो एक क्रिस्टलाइन लैटिस के थ्रू मूव कर रहा है तो वो आयंस ड्रॉ करता है अपनी तरफ, और एक सिचुएशन आती है जिसमें वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, नोटिस करने वाली चीज़ है। एज फार एज द टेम्परेचर काफ़ी नीचे है तो जो एनर्जेटिकली फेवरेबल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग जो होता है वो टूटता नहीं है, और जो कोरिलेशन है किसके बीच में, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो एक ऑलमोस्ट इनफाइनाइट कंडक्टिविटी को राइज देता है। तो ओनली रिक्वायरमेंट जो है वो प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन लैटिस, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन है, और ये होता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स और फोनोन के बीच में वो मॉडिफाई हो जाता है
कैसे मॉडिफाई हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहते, बट वो बाउंड हो जाते हैं कूपर पेयर्स में, जो क्या करता है वो ड्रिफ्ट करता है थ्रू द लैटिस जब करंट फ्लो करता है। दैट मीन्स कि वहाँ पर कूपर पेयर्स बनते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स बनते हैं। वो पेयर्स बनना ज़रूरी है सफिशिएंट लो टेम्परेचर, और जब करंट फ्लो होगा तो ये पूरा का पूरा पेयर साथ में फ्लो होगा। अगर मान लो कूपर पेयर का कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर हो जाता है कोलिजन की वजह से, उसका जो मोमेंटम है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है चेंज करना है, तो फोनोन जो है, फोनोन के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो बॉन्ड को ब्रेक करे जिस बॉन्ड से वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पे नंबर ऑफ फोनोन जो है मटेरियल में जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है टू डिस्टर्ब द कूपर पेयर, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। दैट मीन्स कूपर पेयर जो है वो ब्रेक नहीं होते हैं, और ऐसे पेयर जो हैं वो लैटिस के थ्रू बिना किसी स्कैटरिंग के पास ऑन हो जाते हैं। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर रेजिस्टेंस लगता ही नहीं है। या हम दूसरे फॉर्म में बोलें कि जो क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन अगर देखें तो जो फ्री एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, प्रोवाइडेड कि जो कूपर पेयर जो है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनकी वेलोसिटी जो ऊपर है ऑपोजिट है मोमेंटम, और जो लैटिस जो है वो मीडियम सर्व करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। या एक्चुअली बोला जाए इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन द कूपर पेयर, बट ट्रांजिशन टू द सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो पेयर स्टेट में हो जाए। 0 केल्विन पे जितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है उनकी सबकी पेयरिंग होती है, बट जब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये जो पेयर है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और नंबर ऑफ पेयर जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। एंडरसन ने ये दिखाया था कि जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो यूजुअली सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, इसलिए जो फिनोमिना है वो एब्जॉर्ब हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर स्लाइट इम्प्योर सैंपल्स। इम्प्योर सैंपल्स के लिए भी सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर आ सकता है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ जो सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो अगर कम करें तो इट कैन सप्रेस सुपर कंडक्टिविटी कम्प्लीटली, उसको सप्रेस कर सकती है, सुपर कंडक्टिविटी ख़त्म हो सकती है। तो जो कूपर पेयर है उसको हम ये बोल सकते हैं कि वो कूपर पेयर एक नया पार्टिकल जो है जिसमें ट्वाइस ऑफ मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूपर पेयर बना है, तो ये पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नया पार्टिकल बना है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का मास है और चार्ज है। तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट के लिए इलेक्ट्रिकल करंट जो है ड्यू टू मोशन ऑफ बहुत सारे सुपर कंडक्टिंग कूपर पेयर इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डी ब्रुगली वेव जो है वो प्रोपेगेट होगी। तो दैट मीन्स वो क्या होगा, वो एक जो सिंगल डी ब्रुगली वेव क्या है वो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगी कूपर पेयर्स का। अब जो मोमेंटम है कूपर पेयर का वो बहुत ज़्यादा कम है, तो एक गिवन करंट करस्पॉन्ड टू ओनली अ स्मॉल वेलोसिटी ऑफ द वेव, सिर्फ थोड़ी सी वेलोसिटी होगी, और कंसिक्वेंटली जो वेवलेंथ है डी ब्रुगली वेव का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ जाएगा, और स्कैटरिंग जो है इम्परफेक्शन से वो बहुत ज़्यादा रेयरली होगी, और कंडक्टिविटी क्या है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। अब इम्परफेक्शन की वजह से कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो रेजिस्टिविटी नहीं होगी, रेजिस्टिविटी नहीं होगी तो कंडक्टिविटी विल लीड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, या बोल सकते हैं व्हाट दिस वाज ऑल अबाउट बीसीएस थ्योरी। अब ये बीसीएस कूपर पेयर भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जो करंट है सुपर कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है। ये हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक रिंग टाइप सुपर कंडक्टर है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और टेम्परेचर जो है हम लोगों ने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कर दिया है और जो फील्ड है उसको रिमूव कर दिया। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो करंट है वो लगभग 2 साल या उससे ज़्यादा तक रह सकता है विदाउट एनी एट्यूनेशन।
विदाउट एनी लॉस, 2 साल तक एज इट इज चल सकता है। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में ये बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सुपरकंडक्टर की बॉडी में पेनिट्रेट नहीं करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसनर इफेक्ट बोलते हैं। ये क्या करता है, फंडामेंटल कैरेक्टराइजेशन ऑफ सुपरकंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो जो सुपरकंडक्टर है वो नॉर्मल कंडक्टर हो जाता है जब मैग्नेटिक फील्ड जो है इस क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। दैट मीन्स BCT, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उससे ज़्यादा हो जाती है, तब वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है एट T=TC, क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो ज़ीरो है। क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो है ये ज़्यादा हो जाती है तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट खत्म, और उससे नीचे है तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट एग्जिस्ट करती है। और इट हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू एट 0 केल्विन। ठीक है, तो ये जो हमारी जो सेकंड जो कर्व दिख रहा है ये वही बता रहा है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये वाला जो पोर्शन है वो नॉर्मल स्टेट है और इधर ऊपर वाला हमारा सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो जो स्पेसिफिक हीट है मटेरियल की वो एब्रप्ट चेंज शो करता है। कहाँ पर, T=TC पे, जंपिंग टू अ लार्ज वैल्यू ऑफ फॉर अ T<TC। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारी फिगर बी है, फिगर बी में यही रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ तक आने के बाद एक एब्रप्ट चेंज आता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। और ये जो हमारा जो कर्व ए है यहाँ पर, ये जो ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ टेम्परेचर है। तो ये जो सुपर कंडक्टिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है TC जो है, TC पर ये देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मान लो करंट जो है थ्रू सुपर कंडक्टर इंक्रीज बियॉन्ड अ क्रिटिकल टेम्परेचर, तो जो सुपर कंडक्टर है जो वो अगेन नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। नेक्स्ट, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि सुपर कंडक्टिविटी फिनोमेना दिखाते हैं ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ओवर देम। अगर हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया तो वो सुपर कंडक्टिंग स्टेट शो करते हैं। सीजियम जो है वो सुपर कंडक्टर हो जाता है एट 1.5 केल्विन अगर प्रेशर जो है 110 किलो बार हम लोग अप्लाई करें। अगर स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं किसी एक सुपर कंडक्टर में तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू जो है वो कम हो जाती है अगर इम्प्योरिटी जो है ऐड करते हैं एट सुपर कंडक्टिंग, एडेड टू सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट है जनरल फीचर्स ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। अब ये जनरल फीचर्स कौन कौन से हो गए कि पहला फीचर ये हो गया कि हमारा जो गुड कंडक्टर होता है, ये गुड कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर नहीं होता है, और सुपर कंडक्टिंग मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर नहीं होते हैं, और रूम टेम्परेचर वो नॉर्मल मेटल्स होते हैं दोनों। गुड कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर नहीं होते, वो एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद पाते हैं, और जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो है वो गुड कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर नहीं होते। मैग्नेटिक मटेरियल जो है, जैसे कि मान लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो हो गया या एंटी फेरोमैग्नेटिक मेटल जो हो गए, वो सुपर कंडक्टिंग स्टेज शो नहीं करते हैं। मोनोवैलेंट मेटल जो है वो भी सुपर कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। एमॉर्फस थिन फिल्म्स, अगर मान लो एमॉर्फस मटेरियल उनकी थिन फिल्म्स है, जैसे बेरिलियम हो गया, बिस्मथ हो गया, आयरन हो गया, वो क्रिटिकल टेम्परेचर TC के बाद सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। फिर लास्ट में बिस्मथ, एंटीमनी और टेरिलियम जो है वो हाई प्रेशर पर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल फीचर्स ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।